हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस में आप किस तरह से CFSE को कैलकुलेट करेंगे, आइदर इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक CFT थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि CFT के बाद का ये टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का कैलकुलेशन। आप जब CFT पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉट रिमेन्स डीजनरेटेड। बच्चों, आप देखते हैं वहाँ पर कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल के, उनकी डीजनरेसी खत्म हो जाती है, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये जो स्प्लिटिंग है थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी कि Eg और T2G की जो एनर्जीज हैं वहाँ पर एक तरीके से अपोजिटली हो जाती है। बच्चों, यहाँ पर हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी कॉम्प्लेक्स में CFSE का न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला आपके पास है ऑक्टाहेड्रल का और टेट्राहेड्रल का। ये फॉर्मूला कुछ स्पेशल नहीं है, ये फॉर्मूला बना है उस स्प्लिटिंग वाले डायग्राम से जो आप CFT में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। आपने बच्चों पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5d ऑर्बिटल, उनमें से 3 ऑर्बिटल का ग्रुप जिनको अपन कहते हैं T2G ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी तो कम हो जाती है। कितनी? -0.4 dq, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। एक तरीके से एनर्जी की आप इसको यूनिट मान सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं T2G जिनकी एनर्जी चली जाती है -0.4। 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो हो जाती है +0.6 फॉर ईच ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू है। कई बार बच्चों क्वेश्चन आता है कि क्या स्प्लिटिंग होने से जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। और टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो देखिए टोटल एनर्जी में क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। कैसे? -0.4 इंटू 3, -0.4 इंटू 3 T2G है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी 0.4 यहाँ पे कम हुई है, तो कितना बना भाई? -1.2। अच्छा, ये 2 ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी ऊपर चली गई है, कितना? +0.6 एक ऑर्बिटल के लिए, तो दोनों का कितना हो गया? +1.2। तो टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। पहला क्वेश्चन, क्या स्प्लिटिंग होने से d ऑर्बिटल्स की टोटल एनर्जी में बच्चों कोई चेंज आता है? तो आप बोलेंगे भाई नहीं आता। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये इक्वल रहता है। अब चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला क्या कहता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है। फॉर्मूला है +0.6 इंटू NEG। बच्चों, ये NEG ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल मतलब इन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको मल्टीपल करना है +0.6 से, ठीक है। -0.4 इंटू NT2G। अब ये NT2G क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स। किससे मल्टीपल करना है? -0.4। डेल O से अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। O का यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से मतलब है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि भैया NEG कितना है या NT2G कितना है, तो आप इजीली CFSE कैलकुलेट कर लेंगे। आसान है बिल्कुल। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आपको सेंट्रल मेटल का जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो है, उस स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हमें तो सिर्फ उससे यही पता चलेगा कि D जो 5 ऑर्बिटल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, D1 है, D2 है, D3 है, हमें T2G EG कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको CFT में देखना होगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन है। अब लो स्पिन हाई स्पिन कब बनते हैं? जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड होते हैं, जिसके लिए अपन ने पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पिछले वीडियो में पढ़ी है। कहने का मतलब CFT आपको ये तो बता ही देता है कि
एन ईजी और एन T2Z कितना है कि भाई T2Z ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ईजी में कितने हैं, मल्टीपल करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर किसी सेंट्रल मेटल के पास, एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ये हम टेट्राहेड्रल वाला फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या होता है, ईजी ऑर्बिटल नीचे आते हैं और T2Z ऊपर आते हैं। तो T2Z के लिए आपको पता है प्लस हो गया, अब ये 0.4, अभी कैसा था, T2Z नीचे थे तो माइनस था, अभी कैसा हो गया प्लस, यानी कि ये रिवर्स हो जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अच्छा बताइए, क्या यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल में कोई चेंज आया स्प्लिटिंग की वजह से? आप बोलेंगे सर नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल करने पे जो वैल्यू अप एंड डाउन गई है वो सेम है, तो टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा -0.6 इंटू NEG। NEG क्या है भैया, ईजी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और प्लस 0.4 हो जाएगा इंटू N T2Z की T2Z में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सिंपल है, टेट्राहेड्रल के लिए ये फॉर्मूला बन गया। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए N T2Z और N EG मल्टीपल करोगे। अच्छा, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल T। ये T क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ये बच्चों बताता है। ठीक है, आसान टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब स्पेशल बात, सबसे स्पेशल बात, अभी तक जो स्पेशल बात है जहाँ कंपटीशन में बच्चे अटकते हैं उसको हमने डिस्कस नहीं किया है, तो वीडियो पूरा देखें। देखिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब मान लो यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कोई सेंट्रल मेटल है जिसके पास डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है उसका। जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में Ti+3 आयन है। कौन सा आयन है, Ti+3। अच्छा भाई, ये फॉर्मूला तो याद कर लोगे आप, ठीक है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए Ti+3 आयन है, Ti+3। बच्चों आप देखेंगे Ti+3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल कितना होता है। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है न्यूट्रल स्टेट में NS2 और N-1D2, या यूँ कहें कि 4s2 3d2। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 है। मैंने कहा टाइटेनियम पे चार्ज है +3, कितना चार्ज है, +3, तो 2 तो S वाले इलेक्ट्रॉन गए, एक कौन सा गया, D वाला। अब बचा D में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है D का, मान लो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया है इसने। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया, ऑक्टाहेड्रल। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो तो T2Z में आएगा। आप बोलेंगे सर T2Z की एनर्जी कम होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है, T2Z में। ठीक है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना इसका, टाइटेनियम+3 का, T2Z में 1, EG में 0। भाई और तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करेंगे, कैसे CFSE कैलकुलेट करेंगे? आप बोलेंगे सर यहाँ T2Z में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे 0.4 माइनस का 0.4 इंटू, ये तो 0 हो गया, EG में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो ये तो 0 हो गया पूरा। क्या बचा, -0.4 इंटू 1 यानी कि -0.4। Ti+3 के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो वैल्यू कितनी आएगी, -0.4 इंटू 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, T2Z में, EG में है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसमें मुझे ये बताओ, क्या लो स्पिन हाई स्पिन का कोई कन्फ्यूजन आया क्या? आप बोलेंगे सर नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। देखिए D1 अगर है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन जब तक ये खाली है तब तक तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर D2 है तो दूसरा यहाँ आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। D3 है तो तीसरा यहाँ आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड हो, D1 में, D2 में, D3 में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन EG में तो जा ही नहीं सकता जब तक ये खाली है। लेकिन अगर किसी मेटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं d ऑर्बिटल्स में, जैसे Cr+2, मान लो Cr+2 का कोई कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, Cr+2 का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब Cr+2 देखिए बच्चों, Cr क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d4 होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन क्या होता है 4s1 3d5 होता है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए। आपको पता होगा क्रोमियम एक्सेप्शन है, 4s1 3d5 होता है। लेकिन +2 है तो एक तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, एक 3d5 में से चला गया। अब +2 स्टेट में क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बचा 4s0
3d4, मतलब अब इसके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक। सबको समझ में आ रहा होगा? आसान है बिल्कुल। कैसे भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं आएगा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा है तो यहाँ आएगा और कोई रास्ता नहीं है। तीसरा है तो यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो दिक्कत है। अब चौथे की यहाँ पेयरिंग करवाओगे या ऊपर ले जाओगे? आप बोलोगे सर लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम करवाएंगे पेयरिंग, लिगेंड अगर वीक है तो हम चौथे इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे ईजी में। चलो मैं दोनों कंडीशन देखता हूँ। अगर आप इसको वीक लिगेंड के साथ मानते हैं तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ईजी। अब CFSE कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 इंटू -0.4, ठीक है, और 1 इंटू +0.6। भाई यहाँ आ जाएगा NEG की जगह 1, मल्टीपल कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 3, मल्टीपल कर दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा चौथा। वो तो देखना पड़ेगा ना भैया इसके साथ लिगेंड कौन सा जोड़ा है, वो तो आपको उस कॉम्प्लेक्स में देखना पड़ेगा। हम दोनों कंडीशन को यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना दिमाग जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो कर लो अब इस सेंटेंस पे, ठीक है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है इसका D4 का, वो 1 2 3 ऊपर ना जाके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा, ये पेयरिंग करेगा। अब आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, हमारे पास T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, -0.4 से मल्टीपल कर देंगे, ये 0 हो ही गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पेशल बात सुनो, जब 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलग कॉन्फ़िगरेशन आता है, वीक में अलग आता है। ऐसी सिचुएशन में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस को आप देखते हैं, वीक फील्ड वाला आपने देखा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, मल्टीपल किया निकाल लिया। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले केस को आप देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको आप ऊपर रख सकते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से आपको क्या करवानी पड़ गई? पेयरिंग। जैसे यहाँ पे एक चौथा इलेक्ट्रॉन है, आप इसको यहाँ रख सकते थे, वीक लिगेंड होता तो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से आपको क्या करवानी पड़ी? पेयरिंग करवानी पड़ी। क्या करवानी पड़ी? पेयरिंग। और जब आपने पेयरिंग करवाई, जब पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो कुछ एनर्जी आकर के वहाँ पे जुड़ती है, क्योंकि पेयरिंग करवाने के लिए पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है। वो पेयरिंग एनर्जी उस कॉम्प्लेक्स को मिल जाती है, और वो एनर्जी फिर हम CFSE में ऐड करते हैं। मतलब इस केस में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। तो अपना फॉर्मूला है ये, इजी में 0 है, इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो। -0.4 इंटू NT2G, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो मैं क्या करूँगा? इसको 4 से मल्टीपल करूँगा, ठीक है। प्लस मैं लगाऊंगा आगे P। इस P का मतलब क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गई? क्योंकि आपने एक ऐसी पेयरिंग करवाई जो वीक फील्ड लिगेंड में नहीं होती है, जिसके बिना भी काम चल जाता है, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपने वो पेयरिंग करवाई, तो वो एनर्जी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो ये P का मतलब मैंने आपको समझाया, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार आता है ऐसा। ठीक है, तो देखिए D4 में अगर लिगेंड वीक है तो कॉन्फ़िगरेशन बना T2G3 EG1। आपको क्या करना है? यहाँ 1 रखा, मल्टीपल किया, 3 रखा, मल्टीपल किया, आंसर निकाला। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्फ़िगरेशन बनता है T2G4 EG0। यहाँ 0 रखा, यहाँ 4 रखा, लेकिन बाद में आगे क्या लगाया? +P। ये P क्या है कि जब आपने चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई तो इसको कुछ एनर्जी यहाँ पे आपने दी, वो एनर्जी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो D4 में आपके पास ये 2 ऑप्शन है। अब देखिए D5 में क्या हो सकता है? D4, D5, D6 और D7, ये 4 कंडीशन है जिसमें लो स्पिन और हाई स्पिन का ऑप्शन होता है कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है। मैंने बताया कि D1 में, D2 में, D3 तक कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि D1 T2G में आएगा, D2 भी, D3 भी।
ऐसे ही D8, 9 और 10 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ 4, 5, 6, 7। अब देखिए 5 में क्या हो सकता है, 5 में क्या हो सकता है कि भाई 3 यहाँ 2 यहाँ, अगर वीक है तो 3 और 2 मल्टीपल करके निकाल दोगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो 1, 2, 3, फोर्थ की पेयरिंग, फिफ्थ की पेयरिंग, ध्यान से सुन लो मेरी बात। D5 में अगर वीक लिगेंड है तो 1, 2, 3, 4, 5, EG की जगह आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 1, 2, 3 ऊपर तो जाएगा नहीं, क्या करवाओगे पेयरिंग, फोर्थ की पेयरिंग, फिफ्थ की पेयरिंग। तो यहाँ NT2G की वैल्यू हो गई 5, कितनी हो जाएगी 5, इसको 5 से मल्टीपल करोगे प्लस 2p लगाओगे, फिर आगे क्या लगाओगे 2p क्यों भाई, 5 में 2 बार पेयरिंग करवानी पड़ी ना, कैसे 1, 2, 3, चौथे की पेयरिंग करवाई, पांचवें की करवाई, तो 2p यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, अब आप D6, D7 इसको कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि पेयरिंग एनर्जी वही जुड़ेगी जो वीक के केस में पेयरिंग नहीं होती है, और स्ट्रॉन्ग के केस में जो एक्स्ट्रा पेयरिंग होती है वो जुड़ेगा, जो कॉमन है वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा था कि D8 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फ़िगरेशन वीक हो या स्ट्रॉन्ग दोनों लिगेंड में सेम आएगा। चलो देखते हैं कैसे। मान लो सेंट्रल मेटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ भरेंगे 1, 2, 3। पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवाओगे, 4, 5, 6, बचे हुए 2 ऊपर आ गए 7 और 8। ठीक है, अब बात करते हैं वीक की, तो वीक में 1, 2, 3, अब पहले इनमें आएगा 4, 5 और फिर 6, 7, 8 की क्या होगी पेयरिंग। तो दोनों ही केस में यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऊपर 2 आ रहे हैं, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप CFSE का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। कोबाल्ट +3 स्टेट में हमेशा वाटर जैसे वीक लिगेंड के साथ भी कैसा स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनाता है, लो स्पिन बनाता है। मतलब 3D में जब सेंट्रल मेटल पे चार्ज ज़्यादा होता है, किसी 3D सीरीज़ के मेटल में जब चार्ज ज़्यादा होता है तो वो लो स्पिन बनाते हैं। 4D और 5D सीरीज़ के जो मेटल्स हैं वो जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आए, किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको हम आपको सॉल्व करके ज़रूर आंसर देंगे। और एक और न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि अब नेक्स्ट वीडियो आएगा P ब्लॉक एलिमेंट से। NCERT को फॉलो करते हुए टॉपिक वाइज, सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे और पूरा चैप्टर हम कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। तो ज़रूर बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और पढ़ते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।